जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अभी आपको बिहार दरोगा का PYQ करा रहा हूं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका PYQ जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप PYQ कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 50% आपका सिलेबस क्लियर हो चुका है और बाकी 50% आपको मेहनत करनी होगी। तो ये PYQ सीरीज़ में आज हमारा जो क्लासेस है उसको हम शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे क्लासेस दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इसे कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगा लेती है? तो अगर कोई सुई 48 घंटे हैं तो घंटा एक आपका एक चक्कर में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। तो 12 को इससे कट कर दो तो 4, तो 4 चक्कर लगा लेती है। 48 घंटे में घंटे वाली सुई कितना चक्कर लगाएगी? तो 12 इंटू 4 48। क्लियर? एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। पूछा है श्याम का स्थान दाएं तथा बाएं दोनों से 8वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? तो अगर दाएं से उसका स्थान, ये आपका दायां हो गया राइट, ये लेफ्ट, दाएं से उसका स्थान 8वां है और बाएं से भी 8वां है, तो 8 8 16 और 16 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 15वां स्थान उसका हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ बताइए, अगर दाएं से 8वां मान रहे हो आप तो बाएं से तो 7वां होना चाहिए, या फिर अगर आप बाएं से 8वां मान रहे हो तो दाएं से 7वां होना चाहिए, इसलिए -1 करते हैं। क्लियर? किसी वस्तु को 930 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अगर मान के चलिए, अगर हम जैसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो अगर हम 1000 ही लें तो 1000 रुपये अगर का कोई सामान है और इसका 7% मुझे लॉस हुआ है, तो 7% लॉस हुआ है तो कितना हो जाएगा? 70। तो 70 का लॉस हुआ है तो 930, तो ये 1000, ये तो ऐसे ही आ गया आंसर। बाकी अगर आपको ऐसे देखिए, ये तो डायरेक्ट आंसर था, लेकिन अगर बाकी करना हो तो आप ये प्रोसेस देख लीजिए। फॉर्मूला पूरा दिया हुआ है, बेसिक तरीका कैसे करते हैं हम, परसेंटेज लेके फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैसे आप कर लीजिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन में घनाम का आयात होता है, तो घन का क्या होगा? तो ये वर्ग होगा। ठीक, अब हमारे पास एक सिनेरियो देख लीजिए। घनाम का आधार एक आयताकार आयात होता है, उसी प्रकार घन का जो आधार होता है वह वर्गाकार या वर्ग होता है। ठीक है, तो घनाम का आयात और घन का क्या था? वर्ग। ठीक है। 729 1/3 क्यूब। अब देखिए इस क्वेश्चन को, आप देखिए 729 बोला है और 1/3 ये आगे उधर है, और नीचे दिया है आपका 15625, 5 है तो 5 और ये हो जाएगा 25। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप 7, तो ये 7 का क्यूब है, 1/3 रहने दीजिए, और ये 25 का क्यूब है, 1/3 रहने दीजिए। तो अगर यहाँ से देखिए, अगर ये 7 का क्यूब है तो ये 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो इस 3 से 3 कट गया। सेम उसी तरीके से ये कट जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा 7 इंटू 25, तो 7 पाते 35 का 5 बचा 3, 7 दूनी 14। ए आंसर होगा आपका। एक सेकेंड, मैंने मल्टीप्लिकेशन में गलती की क्या? ओ सॉरी 7 का स्क्वायर नहीं, 9 का क्यूब था। 81, हाँ 9 का क्यूब होना चाहिए था, मेरे से गलती हो गया, 9 का क्यूब था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिए आंसर, ये जो है ये आपका 9 का क्यूब है, मैंने गलती से 7 लिख दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं तो मोजे आपके पैर में। दस्ताने हाथ में, मोजे पैर में। ठीक है, दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, इसी प्रकार मोजे हम पैर में पहनते हैं। क्वेश्चन पूछा है, एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो मान लीजिए एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक, इसकी ओर इशारा करते हुए, यहाँ पे राम है, राम ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका पुत्र, मान लो इसका जो बेटा होगा, इसका बेटा मेरे पुत्र का चाचा है, इसके बेटे का क्या है? चाचा है। तो
तो चाचा है मतलब ये राम का क्या हुआ, भाई। उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध होगा, तो पिता होगा। निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाएं। निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाएं। अहमदाबाद आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। तो सबसे पहले तो चंपारण हुआ था, तो ऑप्शन 2 ये रहा, तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा हुआ था। चंपारण 1917 में, अहमदाबाद आपका 1918 में, और खेड़ा भी 1918 में। अहमदाबाद वाला आपका फरवरी मार्च में, और खेड़ा जो हुआ था वो मार्च और जून में हुआ था। तो चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918, खेड़ा भी 1918। ठीक, बाकी और चीज़ें दी गई हैं, थोड़ा सा इनको भी समझ लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली जो थी 3/20 के विरुद्ध में किया गया था। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों द्वारा किसानों से प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा भूमि पर जबरन नील की खेती करवाई जाती थी, इसीलिए इसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। मतलब अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उस 20 कट्ठा ज़मीन पर 3 कट्ठी भूमि पर आपको जबरन नील की खेती करनी पड़ेगी। फ्लैग बोनस के लिए अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने आंदोलन किया था। जब फ्लैग आ गया था तो उस टाइम पे अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे इन्होंने आंदोलन किया था, और इसी को समर्थन देने हेतु गांधी जी भी यहाँ पे गए थे और पहली बार भारत में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछा जाएगा कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कौन से आंदोलन में किया था। तो ये याद रखिएगा, अहमदाबाद का जो आंदोलन हुआ था उसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। खेड़ा आंदोलन गांधी जी द्वारा गुजरात के किसानों की समस्या को लेकर किया गया था। तो खेड़ा आंदोलन गांधी जी के द्वारा गुजरात के किसानों की समस्या को लेकर किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्षों से साधारण ब्याज 120 रुपये प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि अगर 6% वार्षिक दर से अगर 10 वर्ष तक साधारण ब्याज अगर 120 रुपये प्राप्त हो रहा है तो बताइए कितने मूलधन का होगा। 120, 210, ये इसका ये फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। तो SI आपका क्या है, SI आपका 120 है, ऊपर 100 हो गया। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6 है। टाइम कितना है, 10 है। तो ऊपर मान लो ये ऐसे कट गया, ये आपका आ गया 6 दूनी 12 20। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 5/11 और 11/5 का योग क्या होगा। तो योग करना है तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। 11 और 5 का एलसीएम होता है 55, तो 55 आपका तीनों में दिया हुआ है। तो 11 से 5 को देखिएगा तो 11 को 5 से भाग कीजिएगा तो 5 होगा। तो 5 इंटू 5 प्लस 5 को 55 से कीजिएगा तो 11 होगा, तो 11 इंटू 11 तो 5/25, और ये हो जाएगा आपका 121। 5 और 1 6, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। फिर यहाँ दिया हुआ है किसकी संख्या का 63% 315 है। तो 315 63%, तो 500 का अगर हम 500 का 63% निकालें तो 5 तियाँ 15 और 6 5 30 और 31, आपका यही हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप इसे ऑप्शन से कर सकते थे। बाकी इसमें एक और फॉर्मूला है, अगर ऑप्शन से आपको नहीं करना है तो यहाँ देखिए, x इंटू 63, आपका x तो पता नहीं है, और 315, तो x इंटू 63/100 इंटू 315, अगर आप ऐसे करते तो ऐसे भी आंसर आ जाता। ऑप्शन वाला जो तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो आप इस तरीका को अपनाइएगा, ठीक है। x इंटू 63% ऑफ 315। क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, सबीर ने, एक मिनट ऑप्शन थोड़ा छुप जा रहा है, हाँ, सबीर ने 132 में एक खिलौना खरीदकर इसे 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था।
सभी ने 132 में खिलौना खरीदा और इसे 15% लाभ पर बेच दिया। तो 132 पर उसने खिलौना खरीदा, 15% लाभ पर उसने बेच दिया। तो 132 है, 15% लाभ पे बेचा है, तो मान लीजिए ये 3 हो गया, ये 20 हो गया। आपका हो जाएगा आंसर 130 है ना, 132। बत्तीस नहीं होगा, रुक जाओ, 15.0 तो 147। 100%, 15% का लाभ था और 32 हमारा ये था, तो 115% हो गया क्योंकि 15% का लाभ था, 132। तो ये कटा आपका। अच्छा हाँ ठीक है, ये देख लीजिएगा, हमसे बोला था क्वेश्चन में कि 15% का लाभ हो रहा है, तो 15% का लाभ हो रहा है तो 100 को हमने माना प्रिंसिपल के, माना 100 रुपये था, 15% लाभ हुआ तो 115 हो गया इंटू 132। अब एक कटपिट करके आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि समान दूरी 5 घंटे में तय की जानी हो तो जीप की गति कितनी होगी? तो जीप की गति तो बढ़ जाएगी। तो अभी जीप 8 घंटा ट्रैवल कर रही है, तो 8 5 जा 48, 6 जा 48, मतलब 480 किलोमीटर जीप ट्रैवल कर रही है। अब 480 ट्रैवल कर रही है, इसे 5 अगर हम करें तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 बचा 30, तो 5 6 के तो 96। दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है। यदि इनमें से एक भिन्न 8/9 है तो दूसरे भिन्न संख्या क्या होगी? तो दो संख्याओं का योग करने पे 9/10 आ रहा है, तो 9/10 आ रहा है, तो अगर मान लीजिए 8/9 है प्लस 1/1 कर दें हम, तो आपका ऑप्शन तो ये नहीं होगा क्योंकि 9/9 तो आपका 1 आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन में ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगर 1/90 में अगर हम 9/10 कर दें तो ये हो जाएगा 90 प्लस 9, 99/10, 99/90, तो ये कटेगा 9 से, ये कटेगा 10 से। बी ऑप्शन आपका जाना चाहिए। कौन सा आंसर? 1 मिनट, ऑप्शन नंबर 1/90 ये था, 8/9 था, x प्लस वाई करके इक्वल टू 9/10। ठीक है, x प्लस वाई यहीं रहेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। 43 वृक्षों वाले एक बगीचे में 3/7 पेड़ नीम और शेष आम के हैं। आम के पेड़ों की संख्या कितनी है? तो टोटल है आपका 48, 3/7 x मान लीजिए। एक बगीचे में इतने पेड़ नीम के हैं तो 46, तो टोटल आपका 42 वृक्ष है, 3/7 है, 7 7 7 5 7 6 42, तो 6 3 18। एक सेकंड, 3/7 है ना, 7 5 7 6 42, तो 7 6 42। हाँ, तो 6 3 18, तो 18 हो गए आपके क्या, नीम, और शेष आम है, तो हमसे आम पूछा है, सॉरी मुझे लगा था तो आम पूछा है, तो 8 में से 8 गया और 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। मुझे लगा नीम पूछा था इसलिए 18 मैंने बोल दिया। 10 आदमी एक दीवार 8 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो यदि पेंटिंग को
काम को 4 दिन में समाप्त करना है तो कितने आदमी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं कि अगर 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 4 दिन में अगर समाप्त करना हो तो कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, M1 D1 M2 D2, 10 दिन 8 काम हो रहे थे। अब हमें इस काम को 4 दिन में करना है तो कितने वर्कर हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10x हो गया और ये आपका 20 हो गया तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 4/1 है और उन्हीं के उम्र का गुणनफल जो है वो 196 है। 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। तो पिता और पुत्र का जो एज है वो कितना है, 4/1 है। तो 4x इंटू एक्स इजिकल टू 196। यहाँ देखिए 4x इजिकल टू एक्स, क्योंकि पुत्र का उम्र x मान लीजिए, पिता का उम्र को 4x मान लीजिए, इनका गुणनफल कितना था, ये था। तो 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, और 196 को आप कटपिट करोगे तो आपका हो जाएगा 49। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का। तो 7x आया तो पिता का उम्र 28 और ये 5, फिर इसमें 5 प्लस कर दीजिए तो बेटा और पुता दोनों का एज आ जाएगा। तो आप इसे देख लीजिए, मैथ का क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसे देख लीजिए और चीज़ों को समझ लीजिएगा। ये देख लीजिए क्वेश्चंस यहाँ पे भी दिए गए हैं, तो एक एक करके मैं चीज़ों को दिखा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो आप इसमें से देख लीजिए डिवाइड करके कौन सी सबसे बड़ी है। यदि स्ट्रीमलाइन के दूसरे, पांचवें, छठे और 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनना संभव है तो वो शब्द तीसरा क्या होगा। तो ये देख लीजिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है ये सारे। तो आप अगर मैथ और रीजनिंग कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि बिना मैथ और रीजनिंग के ये मान लीजिएगा कि बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन आपका नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्री में तो आता ही है इसके क्वेश्चन, इसके साथ ही साथ आपको मेंस में भी आपको रीजनिंग और ये मिलेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन पॉज कर लीजिएगा, फिर आंसर बनाइएगा, और आंसर भी नीचे है तो आप आंसर भी देख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं, ये सब जीएस का क्वेश्चन है। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु जो न्यूनतम उम्र होती है वो कितनी होती है। तो 25 वर्ष होती है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है, एक सेकंड, अच्छा विधान परिषद, मैंने विधान परिषद का जो सदस्य बनने के न्यूनतम उम्र होती है हमारी 30 वर्ष। मैंने विधानसभा पढ़ लिया था। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का जो उच्चतम सदन होता है, विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। तो जो विधान परिषद होता है, जैसे बिहार में विधान परिषद है, तो ये राज्य विधानमंडल का कैसा सदन है, उच्च सदन है। और जो विधानसभा है वह राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधान सभा के सदस्य बनने हेतु जो एज होती है वो आपकी कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है। प्रमुख पदों के लिए न्यूनतम, तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हेतु 35, कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य 25, राज्यसभा का सदस्य 30, राष्ट्रपति 35, पंचायत लड़ने का 21, विधानसभा का लिए 25, विधान परिषद के लिए 30। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ग्रैंड ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड हमारा सड़क परिवहन से संबंधित है। क्लियर है? इसके बारे में कुछ चीजें दी गई हैं। वृहद ट्रंक मार्ग सड़क परिवहन से संबंधित है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और
कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसकी मरम्मत करवाया था। तो शेरशाह सूरी याद रखिएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग कौन सी है? आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड है। वर्तमान में NH1 NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। NH1 और NH2 को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। इस सड़क मार्ग को सड़क ए आजम और शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। तो इस सड़क मार्ग को सड़क ए आजम और शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। अगर हम बात करें आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी आपकी 1948 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग तथा मानक विकसित करने का काम करती है। WHO का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 194 है। और जो महानिदेशक हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के, वो वर्तमान में टेड्रोस अधानोम हैं। ठीक है। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। 7 अप्रैल 1948 और कुछ चीज़ें दी गई हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात करें तो विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, तो ये भी चीज़ देख लीजिए, इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पहला अगर हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में गठन हुआ था, मनीला, फिलीपींस में है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे हम एशियान कहते हैं, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। नाटो की बात करें तो ये आपका 1949 में इसकी गठन हुई थी और ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। सार्क की बात करें तो सार्क आपका 1985 काठमांडू, नेपाल में इसकी हेडक्वार्टर है। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में आपका बना था। WTO जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। आधुनिक राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, ये आपका 1949 में बना था और इसका लंदन, UK में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन पूछा है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी जो प्रतिरोधता होती है वो आपकी घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी जो प्रतिरोधता होती है वह क्या होती है? घटती है। अर्धचालक होता क्या है? पहले इस चीज़ को समझते हैं। चालक और अचालक के अतिरिक्त कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालक एवं अचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता के बीच क्रम की होती है, जिसे हम अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो जैसे सिलिकॉन हो गया आपका, ग्रेमिनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ये कुछ महत्वपूर्ण आपके सेमीकंडक्टर हैं के उदाहरण हैं। इन पदार्थों के प्रति जो घन सेंटीमीटर आयतन से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 10/13 होती है, जबकि तांबे एक घन सेंटीमीटर में इनकी संख्या 8.4 10⁻22 मीटर होती है। ठीक है। सेमीकंडक्टर जो होता है ये कम मेन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण अर्धचालक की प्रतियोगिता में कम क्रिया करता है। बाकी ये चीज़ आपको देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्धचालक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंटरसेनिक सेमीकंडक्टर, जिसे नैज अर्धचालक कहते हैं। दूसरा होता है एस्ट्रेनिक सेमीकंडक्टर, जिसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अगर हम पहले वाले बात करें, नैज अर्धचालक जिसे हम इंटरसेनिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ये पूर्ण रूप से
शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहा जाता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक आवश्यकता में नैज अर्धचालक होते हैं। बाकी और डिटेल दी गई हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप। और जो इम्प्योरिटी या अशुद्धता से मिश्रित होता है या मदित होता है उसे हम आपका एक्सट्रेनियस सेमीकंडक्टर कहते हैं। कमरे का ताप 300 केल्विन पर किसी नैज अर्धचालक की चालकता बहुत ही कम होती है, अतः ऐसे अर्धचालक का उपयोग कर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्त नहीं बनाया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें दी गई थी, बाकी आप चीज़ें ये पढ़ लीजिएगा, इसमें आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिए गए हैं। बात करते हैं ओडोमीटर की। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है तो दूरी का। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा कार या वाहन में जो चलाई गई दूरी है उसका मापन किया जाता है। यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। ठीक है, इसी में बात करें अगर हम ऑडियो फ़ोन की। ऑडियो फ़ोन, इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। तो जो ऑडियो फ़ोन होता है उसका उपयोग लोग सुनने में कान में लगाने के लिए उपयोग करते हैं। अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो ये उपकरण वायु दाब को मापने के काम आता है। वायु दाब को मापने के काम बैरोमीटर। एमीटर की बात करें तो इसका उपयोग विद्युत द्वारा मापने के लिए किया जाता है। तो विद्युत द्वारा मापने के लिए क्या किया जाता है? एमीटर। हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये वायुमंडल में व्यापात आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ की बात करें तो ये भूकंप की तीव्रता मापने वाला उपकरण है। फैथोमीटर की बात करें तो ये समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। रेनगेज की बात करें तो ये वर्षा मापने के काम आता है। एक्टिनोमीटर की बात करें तो इससे सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के काम आता है एक्टिनोमीटर। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट है। ठीक है, इसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। क्लियर? हाँ, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का और ये टेस्ट पीवाईक्यू का। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो अलकनंदा तथा भागीरथी नदी आपकी देवप्रयाग में आकर मिलती है। तो अलकनंदा और पिंडार का जो संगम है उसे हम कर्णप्रयाग, अलकनंदा और धौला गंगा का जो संगम है उसे विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी जिसे काली गंगा कहते हैं उसका संगम जो होता है उसे हम रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है उसे हम नंद्रप्रयाग कहते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? अलकनंदा और भागीरथी की नदी को हम देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा का जो संगम है उसे विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है उसे हम नंद्रप्रयाग कहते हैं। तो आपके पीवाईक्यू क्लासेस का आज जो क्लास था उसमें मेन मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सारे दिखा दिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कुछ अगर आप अपना व्यू रखने हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, जिसे मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।